Hi, everybody. Good day to you all. Now, today we are going to discuss in the Mughal series, we are going to discuss the very controversial personality of the Mughal Empire. He is none other than औरंगज़ेब. हम जानते हैं कि औरंगज़ेब ने भारत में 1658 से लेकर 1607 तक लगभग 50 वर्षों तक शासन किया और अपनी कई नीतियों की वजह से उसे धर्मांध मुसलमान की संज्ञा दी गई. इवन कि हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी इनके बारे में लिखा है कि वो एक धर्मांध व्यक्ति था. ठीक है, वो एक धर्मांध व्यक्ति था. अपने राज्य में शरीयत कानून लागू किया, उसने मंदिर तुड़वाए. उसने मथुरा का केशव राय मंदिर तुड़वाया, गुजरात का सोमनाथ मंदिर तुड़वाया, काशी का विश्वनाथ मंदिर भी तुड़वाया. लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसने बहुत सारे मंदिरों को अनुदान भी दिया. उसने बनारस के जंगम बाड़ी मठ को, चित्रकूट के बालाजी मंदिर को, इलाहाबाद के सोमेश्वर नाथ मंदिर को, गुवाहाटी के उमानंद मंदिर को, इन सभी मंदिरों को उसने काफ़ी दान दक्षिणा दी. ये दोनों विरोधाभास व्यक्त करते हैं. असल में उत्तराधिकार के युद्ध में उसने अपने भाइयों दारा शिकोह, शाह शुजा, इन सब की हत्या कर दी थी. साथ ही धार्मिक कारण से उसने सिखों के गुरु तेग बहादुर को फांसी की सज़ा दी. शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी को मारा. लेकिन ये सब राजनीतिक कारण थे. क्योंकि अगर हम 50 साल के इतिहास को देखते हैं औरंगज़ेब के, तो हम पाते हैं कि उसने 25 साल लगभग उत्तर भारत में बिताए और बाकी के 25 साल उसने दक्षिण भारत में बिताए. और दक्षिण भारत में किसी ख़ास मंदिर को तोड़ने की या किसी तरह के अत्याचार वगैरह की हम झलक नहीं देखते हैं. औरंगज़ेब की एक बेटी ज़ैबुन्निसा थी जो कृष्ण भक्त थी और वो एक हिंदू राजा छत्रसाल से प्रेम भी करती थी. औरंगज़ेब खुद टोपी सीते थे. कुरान शरीफ की आयतें लिखकर उनसे जो पैसा मिलता था उसी पैसे से वो अपना रोज़ी रोटी चलाते थे. हम उस राजा की बात कर रहे हैं जिसके ख़जाने में बेशुमार दौलत थी, लेकिन फिर भी वो लास्ट में मरने से पहले उसने ये आदेश दिया था कि उसके मकबरे को बहुत ज़्यादा सजाया संवारा या उस पर पैसे खर्च नहीं किए जाए. खैर, इन सारे विरोधाभासों के बावजूद हर किसी के ज़िंदगी में कई अलग अलग पल आते हैं. औरंगज़ेब के शासनकाल में हम देखते हैं कि लगभग 33% हिंदू जो है वह सेना में उच्च पदों पर और सरकारी महकमों में थे, जबकि उसके पहले शाहजहाँ के शासनकाल में सिर्फ 24% हिंदू थे. लेकिन फिर भी शाहजहाँ इनसे बेहतर माना जाता है. खैर, इतिहासकार के नज़रिए से सब कुछ देखा जाता है. हम प्रश्न उत्तर के माध्यम से हमेशा की तरह देखेंगे कि औरंगज़ेब क्या थे और हमें क्या उनके बारे में जानना है. इस संदर्भ में हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा कि औरंगज़ेब का जन्म कब हुआ था. औरंगज़ेब का जन्म हम देखते हैं कि 3 नवंबर 1618 में दाहोद गुजरात में हुआ था. एंड वी ऑल नो दैट हिज फादर वॉज शाहजहाँ एंड द मदर वॉज मुमताज़ महल. एट द टाइम ऑफ शाहजहाँ's डेथ उसके फादर जो हैं वो गुजरात के सूबेदार थे. औरंगज़ेब वर्ड की जो लिटरल मीनिंग होती है वो होता है विश्व विजेता. औरंगज़ेब का पूरा नाम याद रखेंगे, कीप इट इन माइंड, अक्सर एग्ज़ाम्स में आता है. अबुल मुज़फ़्फ़र मुहीउद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब आलमगीर था. ये मुग़ल वंश का छठा एम्पायर था और इसने 1658 से 1707 तक रूल किया था.
नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, किस वर्ष शहजादे औरंगजेब को, चूंकि ये उस समय तक बादशाह एम्परर नहीं बना था, ही वॉज द सन ऑफ शाहजहां एट दैट टाइम, किस वर्ष शहजादे औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया गया? उत्तर हो जाएगा 1636। हम देखते हैं कि औरंगजेब कई अलग अलग जगहों पर कि उसने सूबेदारी की थी। वो दक्कन का सूबेदार था, गुजरात का था, बल्ख जो उज़्बेकिस्तान के आसपास है, अफ़गानिस्तान, सिंध और मुल्तान का, और उसने सभी जगहों पर राजा बनने से पहले यानी कि 1658 से पहले अपना लोहा मनवा लिया था। हमारा तीसरा प्रश्न है, मुगल काल के किस बादशाह का राज्य अभिषेक 2 बार हुआ था? हम देखते हैं कि उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब ने अपने पिता को आगरा के किले के शाहबुर्ज में बंदी बना के रख लिया था। अपने सभी भाइयों की और वो जो भी उत्तराधिकार के लिए संघर्ष कर रहे थे सभी का कत्ल करवा दिया था। तो औरंगजेब ने पहली बार 13 जुलाई 1658 में अपना कॉरोनेशन, ये जो बैटल ऑफ सामूगर हुआ था उसके बाद उसने अपना राज्याभिषेक कराया, ये आगरा में हुआ था। और दूसरी बार पुनः दिल्ली में 5 जून 1659 में देवराय के युद्ध के बाद उसने अपना राज्याभिषेक कराया और तब सही रूप में वो भारत का सम्राट बना। नेक्स्ट प्रश्न है, औरंगजेब का विवाह दिलरास बानो बेगम से किस वर्ष में हुआ था? दिलरास बानो बेगम को रबिया उद दुर्रानी के नाम से भी जानते हैं, लेकिन यह नाम उन्हें मरने के बाद दिया गया था। तो इनका विवाह 18 मई 1637 में पर्शिया यानी कि ईरान के मिस्टर शहनवाज खान की बेटी दिलरास बानो बेगम से हुआ था। इनसे जो महत्वपूर्ण बच्चे हैं वो मोहम्मद आज़म और अकबर हैं। इनकी मृत्यु 1657 ईस्वी में यानी कि औरंगजेब के गद्दी पर बैठने से पहले ही हो गई थी। औरंगजेब को बुरहानपुर की एक गायिका जो नर्तकी भी थी, हीराबाई जैनाबादी, उनसे बहुत प्रेम था, लेकिन वह जल्द ही मर गई थी। औरंगजेब ने उसे बेगम जैनाबादी का नाम दिया था। अपनी पत्नी दिलरास बानो बेगम के याद में औरंगाबाद महाराष्ट्र में औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनाया। और भी इमारतें उसके नाम आती हैं, जैसे आगरा के दिल्ली के लाल किला में, याद रखेंगे किला लाल किला दोनों जगह है, आगरा और दिल्ली दोनों में। तो दिल्ली के लाल किला में जामा मस्जिद का निर्माण कराया और लाहौर में उसने बादशाही मस्जिद का निर्माण कराया। ठीक है, आगे देखते हैं। एक वक्तव्य है, स्टेटमेंट है, जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया, उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को। प्रश्न है कि यह कथन किस इतिहासकार का है? डॉक्टर जदुनाथ सरकार ने ये कहा है। वास्तव में दक्षिण जो था वो औरंगजेब के लिए कब्रिस्तान सिद्ध हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराष्ट्र के संत समर्थ रामदास किस मुगल बादशाह के समकालिक थे? उत्तर हो जाएगा औरंगजेब। ये महाराष्ट्र में मराठियों के बीच काफ़ी सम्माननीय व्यक्ति हैं और ऐसा माना जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज इनसे ही पाकर जो है वो इनसे आशीर्वाद पाकर ही वो राजा बने थे। और इनका मूल नाम था नारायण सूर्याजी पंत कुलकर्णी। इन्होंने कुछ बहुत ही अच्छी किताबें लिखी हैं, जैसे दासबोध, आत्माराम, मनोबोध आदि। अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न है, औरंगजेब की पुत्री ज़ेबुन्निसा किस छद्म यानी कि शूडो नाम से, नकली नाम से कविताएं लिखती थीं? उत्तर हो जाएगा मख्फी। मैंने बताया है कि ज़ेबुन्निसा जो है वो राजकुमार छत्रसाल से प्रेम करती थी और वो कृष्ण भक्त भी थीं।
अगला 8वां प्रश्न है, बाबा जी धुन धुन। सवाल है कि ये औरंगजेब के कौन बेटा उनसे ये कहता था, बाबा जी धुन धुन। उत्तर हो जाएगा मोहम्मद आजम शाह। औरंगजेब अपने इस पुत्र से बहुत ही प्यार करते थे और यहाँ जितने सारे ऑप्शंस हैं ABCD, ये सभी औरंगजेब के पुत्र हैं। ठीक है, हमारा दूसरा प्रश्न हो जाएगा, मध्यकालीन किस शासक ने बनारस के जंगमबाड़ी मठ, चित्रकूट के बालाजी मंदिर, इलाहाबाद के सोमेश्वर नाथ मंदिर और गुवाहाटी के उमानंद मंदिर को अनुदान दिया था? उत्तर हो जाएगा औरंगजेब। जब हम ये देखते हैं कि औरंगजेब ने मथुरा का केशव राय मंदिर तोड़वाया, गुजरात का सोमनाथ मंदिर तोड़वाया और काशी का विश्वनाथ मंदिर भी ध्वस्त किया, तो साथ ही में उसने ऊपर दिए गए मंदिरों को अनुदान दिया और उनकी सहायता की। अगला 10वां प्रश्न है, औरंगजेब के शासनकाल में किस जाट नेता ने मथुरा के निकट भरतपुर नामक स्थान पर नए स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? असल में उत्तर हो जाएगा चूड़ामन। चूड़ामन और बदन सिंह ने मिलकर ही भरतपुर शहर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने नाम बदलकर मथुरा का नाम इस्लामाबाद, वृंदावन का मेमिनाबाद और गोवर्धन का मोहम्मदपुर रख दिया था? उत्तर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब ने जब दक्षिण में राज्य करना शुरू किया तो दक्षिण में जो उसके सूबे थे, लगभग 3 सूबे थे और बाकी काफ़ी क्षेत्र विस्तारित था, तो वहाँ पर उसने खड़की नाम के जगह को ही बदलकर औरंगाबाद नाम दिया था। अगला 12वां प्रश्न है, प्रशासन में मज़हब का कोई मतलब नहीं होता, जो काबिल है वही रहेगा, यह कथन किस मुगल बादशाह के हैं? उत्तर हो जाएगा औरंगजेब। नेक्स्ट, औरंगजेब को बुरहानपुर की किस गायिका और नर्तकी से प्रेम था? उत्तर हो जाएगा हीराबाई जैनाबादी। हमने देखा है कि औरंगजेब ने ही जैनाबादी नाम दिया था उन्हें, उनका नाम हीराबाई था और वो एक गायिका और नर्तकी थी। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक को हस्तलिपि विद्या में महारत प्राप्त थी? उत्तर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब कुरान शरीफ की आयतों को अपने हाथ से लिखते थे, टोपियाँ भी सीते थे और उससे जो धन मिलता था उसी से पैसे से वो अपना जीवन यापन यानी कि खाना पीना करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, औरंगजेब के विरुद्ध जाटों का विद्रोह किस वर्ष में हुआ? आंसर इज 1669। दिल्ली के आसपास मथुरा, आगरा वगैरह के क्षेत्र में जमींदार गोकुला के नेतृत्व में जाटों ने आंदोलन कर दिया था। ये लगभग 1669 में हुआ और आगे चलकर फिर 1686 में राजा राम और राम चीरा ने मिलकर मुगलों के विरुद्ध विद्रोह किया। राजा राम ने मुगल सेनापति युगीर खां की हत्या कर दी थी और उसने और क्या काम किया था, मुगलों से बदला लेने के लिए आगरा के सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को लूटा, कब्र को खोदा और उसमें जो भी बची कुची हड्डियां थी उनको जला दिया। ये सिर्फ मुगलों से बदला लेने के लिए उसने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, थैंक्स करूंगा, चूँकि जो पिछले जितने भी वीडियोस थे उसका रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा है और सब ये तारीफ़ कर रहे हैं कि कोई भी प्रश्न जो है, अक्सर क्या होता है कि मैंने देखा है कि जो लोग प्रश्न उत्तर डालते हैं कहीं ना कहीं पर गलतियां कर देती हैं। मेरी पूरी टीम है जो रिसर्च में लगी रहती है ताकि कहीं पर आप लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। ठीक है, आप लेकिन अपने तरफ से जो काम आपको करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं डियर। अब मैंने पहले भी कहा है कि एक टीचर का हौसला बुलंद होता है, उसका मोरल हाई होता है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल to use your fingers and
tick the subscribe button. Okay, now I continue it. Next 17 question is औरंगजेब औरंगजेब के विरुद्ध इट इज 16-1 अफगान विद्रोह किस वर्ष में हुआ? तो द आंसर इज 1667। हम देखते हैं कि ये यूसुफ जई कबीले के सरदार भागू ने, नाम याद रखेंगे, भागू ने मोहम्मद शाह को राजा बना दिया और ख़ुद जो है वज़ीर बन गया। ऐसा करके उसने मुग़लों के विरुद्ध विद्रोह किया। मुग़लों ने अमीर खां के नेतृत्व में इस विद्रोह को दबा दिया। फिर आगे चलकर अफरीदी सरदार ने 1672 में अकमल खां के नेतृत्व में विद्रोह किया और इस बार औरंगज़ेब ने खुद 1675 ईस्वी में जाके अफगानों की एकता को तोड़ डाला। अगला प्रश्न है 17। स्टेटमेंट है औरंगज़ेब ने जितने मंदिर तोड़े उससे ज़्यादा बनवाए थे। यह कथन किस इतिहासकार का है? उत्तर हो जाएगा कैथरीन बटलर। कहा जाता है कि औरंगज़ेब ने भारत में लगभग 15 मंदिरों को तोड़ा, जिनमें से ज़्यादातर उस समय के विद्रोह के केंद्र हो गए थे। कभी जाटों के लिए, कभी सतनामियों के लिए, कभी सिखों के लिए। मंदिर में ही या उस जो इबादत की उनकी जगह थी, रिलीजियस प्लेसेस था, वहाँ पर वो लोग जमा होकर विद्रोह करते थे, जिस कारण से औरंगज़ेब ने उन मंदिरों को तोड़ा ताकि वो लोग एकत्रित ना हो सकें। अगला प्रश्न है औरंगज़ेब के विरुद्ध सतनामियों ने किस वर्ष विद्रोह किया था? तो ये 1672 ईस्वी में हुआ था। ये नरनौल के मुग़ल फौजदार को मारकर खुद राजस्व वसूल करने लगे थे। ठीक है, तो औरंगज़ेब ने क्या किया कि राजा बिशन सिंह, हामिद खां आदि को भेजकर वहाँ पर कत्लेआम करवा दिया और बाद में इस विद्रोह को दबा दिया गया। अगला प्रश्न है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम्स में आता है। पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी? उत्तर हो जाएगा 1665। यह संधि मुग़ल सेनापति जय सिंह प्रथम और मराठों के सरदार छत्रपति शिवाजी के बीच 11 जून 1665 में हुई थी। मुग़लों के लगातार आक्रमण और मराठों के छापामार युद्ध की वजह से मराठों के क्षेत्रों में काफ़ी नुकसान हो रहा था। तो अपनी प्रजा को नुकसान से बचाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये संधि की थी और इस संधि के तहत बहुत सारे किले जो है वो मुग़लों को औरंगज़ेब को छत्रपति शिवाजी को मुग़लों को दे देने पड़े थे। ठीक है, अगला प्रश्न है किस मुग़ल शासक के काल में सेना के विभिन्न पदों एवं अन्य महत्वपूर्ण पदों पर हिंदुओं की संख्या अन्य मुग़ल शासकों की तुलना में सबसे ज़्यादा यानी कि 33% थी? उत्तर हो जाएगा औरंगज़ेब। हमने इससे पहले देखा है शाहजहां ने शासन किया, अकबर ने 50 वर्ष तक शासन किया और जो बहुत ही प्रचलित शासक थे और उन्हें ऐसा कहा जाता है कि ही वॉज अ सेक्युलर किंग। ठीक है, लेकिन जब हम औरंगज़ेब को धर्मांध बताते हैं तो हम ये देखना भूल जाते हैं कि उसने अपने राज्य में उच्च पदों पर, जैसे सेनापति हो गए, अधिकारीगण हो गए, उन सब पर मुग़लों को ही रखा, मराठों को और दूसरी जाति के लोगों को रखा था, अफ़गानों को, मराठों को, हिंदुओं को रखा था। तो इसके शासनकाल में यानी कि औरंगज़ेब के शासनकाल में इनकी संख्या लगभग 33% थी और शाहजहां के शासनकाल में यह मात्र 24% थी। अगला प्रश्न है कौन सा प्रमुख मराठा सरदार औरंगज़ेब की सेना में मनसब के पद पर था? उत्तर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज। यह बहुत कम किताबों में मिलता है, लेकिन डॉक्टर जदुनाथ सरकार ने अपनी पुस्तक में ये बात लिखी है, इसीलिए आप रेफरेंस के लिए डॉक्टर जदुनाथ सरकार को यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट 22वां प्रश्न है, औरंगजेब बादशाह के शिक्षक कौन थे? उत्तर हो जाएगा पीर मोहम्मद हकीम। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, औरंगजेब ने दक्षिण के सूबों की राजधानी किस स्थान को बनाया था? उत्तर हो जाएगा औरंगाबाद। 1658 में शासक बनने से पहले ही बहुत सारा समय औरंगजेब ने दक्षिण में ही बिताया था। उसने फिर भारत का शासक बनने के बाद भी वो ज़्यादातर समय दक्षिण में ही बिताता था, और जो दक्षिण के सूबे थे बरार, अहमदाबाद वगैरह, इस सब को उसने अपना केंद्र बना लिया था, जिसके वजह से उत्तर भारत नेगलेक्ट होता चला गया था और धीरे धीरे ये क्षेत्र ख़त्म भी होता चला गया, और यही मुगल काल के विघटन का कारण भी बना। नेक्स्ट प्रश्न है 24वां, इटली का निकोलाओ मानुची किस मुगल शासक के काल से संबंधित हैं? उत्तर हो जाएगा औरंगजेब। ठीक है, आगे देखेंगे। कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका डिस्क्रिप्शन करना ज़रूरी नहीं है, वो सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए हैं। ठीक है, और जहाँ पर ज़रूरत महसूस होती है कि मुझे आपको डिटेल में बताना है, वहीं पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगला प्रश्न है 25वां हो जाएगा, अकबर के समय में मुगल शासन में सूबों की संख्या 50 से बढ़कर औरंगजेब के समय में कितनी हो गई? मतलब अकबर के समय में ये 15 थी और औरंगजेब के समय में कितनी हो गई? तो उत्तर हो जाएगा 20। उसने जो दक्षिण में जो महत्वपूर्ण सूबे, आज का जो स्टेट हो जाएगा वो उस ज़माने का सूबा कहलाएगा, आज का राज्य उस ज़माने का सूबा। तो उसने बीजापुर, गोलकुंडा और सीरा को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल काल में सूचना और गुप्तचर विभाग का प्रधान क्या कहलाता था? उत्तर हो जाएगा दरोगाए डाक। नेक्स्ट, ब्रज जो उत्तर में बोली जाने वाली उस समय की लोक भाषा थी, ब्रज के किस कवि को औरंगजेब ने संरक्षण प्रदान किया था? तो उत्तर हो जाएगा महाकवि देव। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने किसे साहिबत उस जमानी की उपाधि दी थी? उत्तर हो जाएगा जहां आरा बेगम को। ये उसकी बहन थी और ये पिता की बहुत ही प्यारी पुत्री थी। अगला प्रश्न है 29वां, औरंगजेब ने अपनी किस बेगम पत्नी की याद में औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनवाया था? उत्तर हो जाएगा दिलरास बानो बेगम। नेक्स्ट 30वां प्रश्न है, औरंगजेब ने किसे खान की उपाधि दी थी? उत्तर हो जाएगा सिकंदर आदिल शाह। नेक्स्ट, औरंगजेब के विरुद्ध जाटों का विद्रोह, जिसे हम तिलपत का विद्रोह भी कहते हैं, वह किस वर्ष में शुरू हुआ था? उत्तर हो जाएगा 1669 ईस्वी में। आगरा, मथुरा, दिल्ली के आसपास बसे जाटों ने आर्थिक कारणों से यह विद्रोह किया था। उस समय का जो जमींदार था गोकुला, उसके नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था, और जाट विद्रोह को सतनामियों ने भी अपना समर्थन दिया था, जिसके बाद इस युद्ध के बाद उन्हें भी भुगतना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलकर हम देखते हैं कि 1686 ईस्वी में राजा राम और रामचिरा के नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ था। राजा राम ने मुगल सेनापति युगीर खां की हत्या कर दी थी और अकबर के मकबरे को लूटपाट किया था, उसकी हड्डियों को, कब्र में से हड्डियों को निकालकर जला दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, औरंगजेब के समय का प्रामाणिक इतिहासकार कौन है जो उसका समकालिक भी था? उत्तर हो जाएगा मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम। अगला प्रश्न है कि मुगल कालीन शासनकाल में किस बादशाह को जिंदा पीर और शाह दरवेश कहा जाता था? उत्तर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब जो है वो नैतिक स्तर पर काफ़ी चरित्रवान व्यक्ति था,
चूँकि अन्य मुग़ल बादशाहों को देखते हैं कि वो ज़्यादातर शराब पीते थे, अफ़ीम खाते थे और अन्य खेलों में लिप्त रहते थे, लेकिन औरंगज़ेब जो है वो प्रशासन के कार्यों में ही लगातार लगा रहता था। तो उसके नैतिक नैतिक स्तर पर काफ़ी ऊंचा होने के कारण उसे जिंदा पीर की उपाधि दी गई और उसके सादगीपूर्ण जीवन जीने के कारण उसे शाह दरवेश कहा जाता था। अगला प्रश्न है जो एक विरोधाभास उत्पन्न करता है कि किस मुगल शासक के काल में संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें फारसी भाषा में लिखी गई थीं? उत्तर हो जाएगा औरंगज़ेब। हम देखते हैं कि औरंगज़ेब ने अपने दरबार में सभी त्योहारों को, जैसे होली, दिवाली, दशहरा, ये सब को बंद कर दिया था, नाच गानों को बंद कर दिया था, वेश्यालयों को बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी उसके शासनकाल में संगीत पर बहुत सी पुस्तकें लिखी गईं। अगला प्रश्न है 35वां 35। औरंगज़ेब ने किस वर्ष पुनः जजिया कर तथा तीर्थ कर लगा दिया था? उत्तर हो जाएगा 1679। हम देखते हैं कि 1564 में 1564 ईस्वी में अकबर ने एबॉलिश कर दिया था जजिया को, लेकिन औरंगज़ेब ने अपने शासनकाल में जजिया लगाया क्योंकि इसे उलमाओं को, मुसलमानों को, मौलवियों को खुश करना था। इस वजह से उसने अपने साम्राज्य में इस्लामी कानून, शरीयत को लागू किया, लेकिन उसने क्या किया कि जजिया में जो लोग गरीब होते थे, बेरोज़गार होते थे, अपंग होते थे और जो ब्राह्मण जाति या उच्च जाति के थे या सरकारी पदों पर आसीन लोग थे, वह उनसे जजिया कर नहीं लेता था। सामान्यतः जो जजिया कर का निर्धारण था वो 48 दिरहम 48 दिरहम अमीरों से लेता था, 24 दिरहम मिडिल क्लास के लोगों से लेता था और बाकी जो बचे लोग थे उनसे 12 दिरहम लिया करता था। कहा जाता है कि जजिया कर सबसे पहले मारवाड़ के क्षेत्र में लगा था। अगला प्रश्न 37 है, औरंगज़ेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? उत्तर हो जाएगा वीणा। नेक्स्ट 38 है, औरंगज़ेब के शासनकाल में ज़बरदस्त अजदाह, नाम याद रखेंगे, ज़बरदस्त एक अलग नाम है, अजदाह पैकर एक अलग नाम है, फ़तेह रहबर अलग नाम है, इब्राहिम रोज़ा अलग नाम है। तो ये सब नाम जो है वो किस चीज़ के थे? ऑप्शन हमारा है घोड़ों के थे, हाथियों के थे, तोपों के थे या किलों के नाम थे, फोर्ट्स के। उत्तर हो जाएगा तोपों। तो ये सब तोप के कैनन्स के नाम थे। नेक्स्ट 39 है कि औरंगज़ेब के जो व्यक्तिगत चिकित्सक थे उनका नाम क्या था? तो पर्सनल फिजिशियन औरंगज़ेब के थे फ्रांसिस बर्नियर। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन है, फ्रांस के लुई 14 के प्रतिनिधि यानी कि रिप्रेजेंटेटिव ला गौज और बाबर्ट किस मुगल शासक के दरबार में भारत आए थे? आंसर हो जाएगा औरंगज़ेब। नेक्स्ट 41, औरंगज़ेब के विरुद्ध बुंदेलों का विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? आंसर हो जाएगा 1661 इज द राइट आंसर। कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने ही 5000 मनसबदारी प्राप्त, अंग्रेज़ों से जो मिली हुई थी, ओरछा के शासक चंपत राय, उसने 1661 ईस्वी में मुग़लों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। हारने के बाद उसने आत्महत्या कर ली। बाद में आगे चलकर हम देखते हैं कि चंपत राय के पुत्र छत्रसाल को औरंगज़ेब ने खुद अपने यहाँ 400 का मनसब देकर बुंदेलखंड का राजा घोषित कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिखों के गुरु गोविंद सिंह ने औरंगज़ेब को लिखे पत्र को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि गुरु गोविंद सिंह ने जो औरंगज़ेब को पत्र लिखा था उसे हम किस नाम से जानते हैं? उत्तर हो जाएगा ज़फ़रनामा।
जफरनामा का शाब्दिक अर्थ होता है विजय पत्र। गुरु गोविंद सिंह जी ने यह पत्र आध्यात्मिक, कूटनीति तथा शौर्य की अद्भुत त्रिवेणी माना जाता है इसे हम इस पत्र को। नेक्स्ट 43rd हो जाएगा कि औरंगजेब लिपि यानी कि राइटिंग कि किस विद्या में माहिर था। उत्तर हो जाएगा हस्तलिपि। हम देख चुके हैं, बार बार कह भी चुके हैं कि औरंगजेब जो है वो अपने हाथों से कुरान शरीफ की आयतें लिखा करता था और उसकी हैंडराइटिंग बड़ी ही खूबसूरत थी। अगला प्रश्न है कि नवाब बाई जिसे रहमत उन निसा की उपाधि मिली थी, औरंगजेब से उसका क्या संबंध था। उत्तर हो जाएगा वो उसकी पत्नी थी। नेक्स्ट है रक्कात आलमगीरी पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो ये औरंगजेब ही हैं। असल में ये क्रोनोलॉजी है, जो घटनाएं उसके जीवन काल में घटती थीं औरंगजेब के हिस्टोरिकल इवेंट्स, वो उसे लेखबद्ध कर देता था, राइटिंग में देता था, जिसे हम रक्कात आलमगीरी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट 46 क्वेश्चन है औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्ख़ाए दुलकुशा के रचनाकार कौन हैं। तो आंसर हो जाएगा भीमसेन बुरहानपुरी। ये औरंगजेब के दरबार के एक अधिकारी थे जो किताबें लिखा करते थे। अगला प्रश्न है कि मीर बख्श एक पोस्ट होता था उस ज़माने में, मीर बख्श द्वारा किस पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिलता था। आंसर हो जाएगा सरखत। नेक्स्ट है मुंतखाब उल लुबाब नामक पुस्तक का रचयिता कौन है। आंसर हो जाएगा खफी खान। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब के शासनकाल में मुहतसिब कौन था। उत्तर हो जाएगा सदाचार निरीक्षक। हम देखते हैं कि फतवाह आलमगीरी यानी कि जो औरंगजेब ने शासन चलाया शरिया के आधार पर, उसे हम फतवाह आलमगीरी के नाम से जानते हैं। और उसमें क्या था कि लोगों को अपने आचरण को ठीक ठाक रखना है, समाज में, देश में किसी भी तरह का व्यभिचार नहीं करना है, यानी कि ये एक प्रकार से कैरेक्टर्स को नापता था ये मुहतसिब उस ज़माने में। नेक्स्ट 50वां प्रश्न है 51। औरंगजेब के शासनकाल में 31 वर्षों तक लगातार 31 ईयर्स वो कौन सा व्यक्ति था जो दीवान के पद पर आसीन था। उत्तर हो जाएगा असद खान। एक बार फिर से आपको रिमाइंड करते हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें अगर कहीं पर कुछ त्रुटि रह गई है, बिकॉज ह्यूमन एरर्स होता है, कहीं पर कुछ गलती रह गई, किसी प्रश्न का उत्तर गलत हो गया, तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर इसको लिखें, ठीक है। आई विल बी ऑब्लाइज्ड। नेक्स्ट वन इज़ मुग़ल काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम, आज का गांव हो गया, को और किस नाम से जानते थे। उत्तर हो जाएगा मावदा। नेक्स्ट प्रश्न है औरंगजेब के शासनकाल में सिख विद्रोह किस वर्ष में हुआ था। तो 1675 ईस्वी में हुआ था। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी की औरंगजेब ने हत्या करा दी थी, जिसके वजह से सिख भड़क गए थे और उन्होंने सतनामियों की भी मदद ली और हिंदू समाज में को अपने शासक यानी कि औरंगजेब के विरुद्ध कर दिया था। ये शायद औरंगजेब के शासनकाल की बहुत बड़ी भूल थी। नेक्स्ट प्रश्न है औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी। उत्तर हो जाएगा 1707। औरंगजेब अपने आखिरी समय में दक्षिण में ही था और वहीं औरंगाबाद में उसकी मृत्यु हुई थी और उसकी जो कब्र है वो बुरहानुद्दीन बाबा के मज़ार के पास है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि औरंगजेब के दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किस मुग़ल शासक ने किया था। उत्तर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब ने लाहौर में शालीमार बाग भी बनाया, ठीक है।
और उस आगे देखते हैं कि उसने और बहुत 2-3 जो है चीज़ों का निर्माण किया था। आगे देखिए, अब हम खात्मे की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, लास्ट है, औरंगज़ेब ने असम अभियान में किस व्यक्ति को भेजा था? उत्तर हो जाएगा मीर जुमला को। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में किस मुगल बादशाह को धर्मांध और पुरातनपंथी बताया है? उत्तर हो जाएगा औरंगज़ेब। इस तरह हमारा ये 56 जो प्रश्न था वो ख़त्म हुआ। हमने शुरू में एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में औरंगज़ेब के जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुई हैं उसकी लाइफ में, उसको डिटेल से दिया है और इसमें मेंशन भी कर दिया है। आपको अब आपके एग्ज़ाम्स के लिए और पढ़ने के लिए काफ़ी आपको ईजी रहेगा। आई रिपीट अगेन एंड अगेन, सब्सक्राइब माई चैनल टू boost my morale, dear. Thank you to listen to me. Okay, bye bye.